वेलकम स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आपके सामने हम रखेंगे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज जो कि 100% आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। ये करंट अफेयर्स में भी, आपके कल्चर में भी, आपके एनवायरनमेंट में भी कई सारे टॉपिक्स को जो है कवर करते हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और इसको जो है उसके बाद में सब्सक्राइब भी जरूर करें, हमारे आपसे अनुरोध है। और इसके साथ साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो हम वीडियो आपको भेज रहे हैं या डाल रहे हैं अपने चैनल में, ये सब यूपीएससी की सिविल सर्विसेज और जो स्टेट लेवल की पीसीएस एग्जाम्स होते हैं उनके लिए, या फिर कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब है उनकी सर्विस के तैयारी के लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सब के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। हमारी ये सारी वीडियो लगभग आपका पूरा साइंस का टॉपिक है, आपका जितना भी टेक्नोलॉजी का टॉपिक है, आपका कल्चर का टॉपिक है, इवन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या हिस्ट्री से रिलेटेड, इन सब चीज़ों के ऊपर हम कुछ इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज हैं वो आपको बना करके भेजेंगे। और इसके साथ साथ हम जो है बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो है वो एजुकेशन भी देते हैं, यानी कि उनको कोचिंग भी देते हैं। तो अगर आपका बच्चा 9th या उससे ऊपर किसी क्लास में पढ़ता है और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आईएएस ज्वाइन करे, गवर्नमेंट ऑफिसर बने, तो आप हमारे वीडियोज को जरूर देखें, साथ साथ अपने बच्चों को भी कहें। वीक में हमारी अगर 2 वीडियो भी आपका बच्चा देखता है तो सर्टेनली उसकी जो फाउंडेशन है, उसका मोटिवेशन लेवल है, वो तैयार हो जाएगा और वो पहले अटेम्प्ट में अच्छे स्कोर के साथ जो है वो सिविल सर्विस को ज्वाइन करने की स्थिति में हो जाएगा। तो बस इसके साथ हम शुरू करते हैं। आज के टॉपिक है हमारा सबसे पहला, भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्रा इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। तो यूनेस्को का एक प्रोग्राम है जो 1992 से यूनेस्को ने शुरू किया, और उसमें यूनेस्को ने क्या किया कि जितना भी हमारी डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज है उसको प्रमोट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए और पब्लिक उसकी अवेयरनेस उसमें क्रिएट करने के लिए, ये जो है यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम चालू किया। और इस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम का ही एक ये जो है पार्ट है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, जिसमें जितनी भी हमारी थ्रू आउट वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज हैं उन सब उसको जो है वो हर साल इंस्क्राइब किया जाता है, उसके अंदर जोड़ा जाता है, ताकि दुनिया भर के लोग उसके बारे में जाने और उसको पढ़ करके उससे जो भी नॉलेज है या जो भी उससे लेसन ले सकते हैं उनको लेकर के वो लोग आगे बढ़े। तो इसलिए जो है ये यूनेस्को का एक खास किस्म का प्रोग्राम है, क्योंकि यूनेस्को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट जो है वो जितनी भी हमारी ओल्ड चीजें हैं जिनको हम हेरिटेज के रूप में मानते हैं, चाहे वो कल्चरल हेरिटेज हो, चाहे वो एनवायरमेंटल हेरिटेज हो, चाहे मोनूमेंट्स हो, कुछ भी हो, उन सब के प्रोटेक्शन के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए और उनको सेफ रख करके अगली जनरेशन तक पहुंचाने के लिए ये काम करती है। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज लोकेटेड इन पेरिस, दैट इज कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो चलिए चलते हैं, इन्होंने क्या किया, ये हर साल जो है वो अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जो भी एक्सेप्शनल चीजें हैं पुरानी प्राचीन काल टाइम की, उनको जो है जोड़ते हैं, और खासकर डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज यानी कि जो रिटिन मैन्युस्क्रिप्ट हैं, जो रिटिन स्क्रिप्चर्स हैं, उनको लेते हैं। तो अब के बार इन्होंने भगवत गीता और नाट्य शास्त्र इन दोनों को भी ऐड किया है। हमारी कंट्री की कल्चर को ये रिप्रेजेंट करते हैं, कंट्री की यूनिकनेस को रिप्रेजेंट करती है दोनों चीजें, भगवत गीता भी और नाट्य शास्त्र भी। तो ये हमारे बड़े प्राउडफुल होने की बातें हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो है रिकॉग्निशन के लिए स्पेशल जो है रिकॉग्निशन इनको मिला है। दोनों के दोनों हमारे जो स्क्रिप्चर है, क्या क्या, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हेरिटेज क्या है। ये डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज है दोनों, यानी कि लिखे हुए मैन्युस्क्रिप्ट हैं, ये स्क्रिप्चर्स हैं, ये धार्मिक ग्रंथ हैं एक तरीके के। तो हेरिटेज का मतलब होता है कि जो पुरानी पिछली जनरेशन है वो जो भी चीजें अगली जनरेशन को दे के जाती है उसी को हेरिटेज कहते हैं। ये हमारे प्राचीन लोगों ने हमें दी है, तो ये हमारे लिए हेरिटेज है। और क्योंकि रिटिन फॉर्म है इसलिए इसको डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज कहेंगे। तो ये तो बातें होगी हेरिटेज का मतलब, यूनेस्को क्या है और यूनेस्को इसको क्यों करती है। अब बात आती है कि भगवत गीता क्या है। तो भगवत गीता इट इज एज्यूम्ड या इट इज मतलब ये
एस्टिमेट किया जाता है कि लगभग अराउंड 200 BC के आसपास ये भगवत गीता जो है वो दैट वाज रिटिन बाय वेद व्यास इन हिज एपिक महाभारता। महाभारत एक एपिक है, उसके अंदर जो है ये भगवत गीता लिखी हुई है, उसका पार्ट है, कंपोनेंट है महाभारत का गीता। और गीता के अंदर लगभग 700 वर्सेज हैं, 700 श्लोक हैं, और सारी गीता हमारी वो संस्कृत में है। और ये 700 जो वर्सेज हैं ये किसी भी व्यक्ति को गाइड करने के लिए, चाहे उसको स्पिरिचुअल गाइडेंस देना हो, चाहे उसके लिए सेल्फ रियलाइजेशन की बात हो, चाहे उसको एथिक्स सीखना हो, चाहे उसको बिहेवियर सीखना हो, उसके लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट। तो इसलिए ये लगभग सारी दुनिया में पढ़ी जाती है। एंड दैट इज वाई कीपिंग इट्स इंपॉर्टेंस इन माइंड, ऑल दोज related to the UNESCO program of Memory of the World program, they have also inscribed Gita in their Memory of the World register। और ये काम कब किया इन्होंने? This work was done on 17th April this year। 17 अप्रैल को उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि हमने इन दोनों जो इंडियन बुक्स हैं, इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं, इन दोनों को भी यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इंक्लूड कर लिया है। स्टूडेंट, ये ध्यान देने की बातें हैं कि कल्चर जो है ना, किसी भी कंट्री की एक यूनिकनेस होती है, उस कंट्री का फेस होती है, उस कंट्री का आइडेंटिफिकेशन होती है। उस कंट्री या उस सोसाइटी के लोग कैसे सोचते हैं, हाउ दे बिहेव, हाउ दे इंटरेक्ट अमंग देम, हाउ दे फॉलो देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, व्हाट इज देयर लैंग्वेज, हाउ दे यूटिलाइज दैट लैंग्वेज, all these things together make culture of a country and that provide uniqueness to that country or to that society। तो इस तरह से हमारी इंडिया की जो कल्चर है वो भी एक यूनिक कल्चर है। और वो सब कहाँ से पैदा हुए? वो इस तरह की जो हमारी स्क्रिप्चर्स हैं उन्हीं से जो है वो धीरे धीरे कंपोज होकर के आगे बढ़ती गई और हमारी लाइफ का एक पार्ट बन गई। इसका फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस क्या है भगवत गीता का? इसमें 700 वर्सेज हैं, हिंदू स्क्रिप्चर है, महाभारत जो हमारा एपिक है उसके अंदर है, और ये लगभग 2nd BC में लिखी गई है। और यूनिवर्सल टीचिंग्स हैं इसमें, किसके बारे में? एथिक्स के लिए, डिवोशन के लिए और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। तो इसलिए ये होल ह्यूमैनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो हमारा स्क्रिप्चर है जो इसमें मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इंस्क्राइब किया गया है वो है नाट्य शास्त्र। इस नाट्य शास्त्र को 5वां वेद भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड 5th वेद, यानी कि जो हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हैं, सामवेद हैं, उसके चारों वेदों के अलावा 5वां वेद नाट्य शास्त्र को भी कहा जाता है, क्योंकि चारों वेदों से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिलेटेड टू द डांस, ड्रामा, एंटरटेनमेंट एटसेट्रा, वो सब चीजें जो है जोड़ करके और वो नाट्य शास्त्र में दी गई है। एंड इट इज presumed that it was written by Bharat Muni in the 2nd century BC। ये भी 200 BC से लगा करके 2 BC तक के आसपास के जो है टाइम में ये भी ऐसा माना जाता है वो लिखा गया। इट कंप्राइज अबाउट 3600 वर्सेज। इसके अंदर भी जो है 3600 वर्सेज यानी कि श्लोक है, और ये भी जैसे हमारा भगवत गीता है इसी तरह से इट इज आल्सो रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। इट इज आल्सो कॉल्ड 5th वेदा फॉर इट्स कल्चरल इंपोर्टेंस एंड आल्सो कॉल्ड गंधर्व वेदा। गंधर्व वेदा भी इसका नाम है। ध्यान दे, दोनों की दोनों जो स्क्रिप्चर्स हैं, दोनों के दोनों जो रिलीजियस बुक्स हैं, दोनों की दोनों जो इंडियन कल्चर की बहुत बड़ी गाइडेंस और सिंबलाइज करती हैं, दे हैव बीन इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। UNESCO Memory of the World program was started in 1992 for keeping, promoting, conserving documentary heritage of the whole humanity। तो ये तो होगी इंपॉर्टेंट बातें। कल्चर मैंने तुम्हें बता दी। एक इंपॉर्टेंट बात और क्या है स्टूडेंट, ध्यान दे, कल्चर इज इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कंकरेंट लिस्ट में ली गई है। यू नो दैट इन द 7th शेड्यूल ऑफ Indian Constitution there are 3 categories: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जो पावर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सेंटर स्टेट के बीच में, और एक
तीसरी जो लिस्ट है वो इस तरह की है इसमें, जिसपे दोनों का ही जो है वो अधिकार है, उसको कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। तो कल्चर जो सब्जेक्ट है दैट हैज बीन इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट। उसके साथ साथ इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है कि कल्चर की कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हैंडल की जाती हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द एएसआई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एएसआई को कॉन्स्टिट्यूट किया है। एएसआई का मतलब है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सबसे पहले ब्रिटिश टाइम में ये 1861 में एलेक्जेंडर कनिंघम जो इसके फाउंडर डायरेक्टर थे सबसे पहले, उन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था। और उससे अब तक लगातार ये कल्चर के मैटर में, सेफ्टी के मैटर में, कंजर्वेशन के मैटर में बहुत सारा काम लगातार करता रहता है। जितने भी हमारे मोन्यूमेंट्स हैं उन सब ज्यादातर मोन्यूमेंट्स को, खासकर जो नेशनल इंपोर्टेंस के मोन्यूमेंट हैं, ध्यान दें स्टूडेंट, जो नेशनल इंपोर्टेंस के मोन्यूमेंट्स हैं उनकी सेफ्टी करना, उनको कंजर्व करना, वो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये जो यूनियन मिनिस्ट्री है कल्चर की, उसके अंडर में काम करता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक इंस्टीट्यूशन है जो कि लगातार हमारी हेरिटेज है, चाहे वो कल्चरल हेरिटेज है, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज है, चाहे वो एनवायरमेंटल हेरिटेज है, उन सबको सेव करना, कंजर्व करना, सेफ रखना, उनका प्रोटेक्शन करना, वो सब इसका काम है। इसके साथ साथ जगह जगह जो है आर्कियोलॉजिकली एक्सप्लोरेशन का भी काम होता है, वो भी सब यही कर रहा है। जैसे कि सबसे पहले हमारी जो इंडिया में अर्बन सिविलाइजेशन थी जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसका एक्सप्लोरेशन और उसकी डिस्कवरी भी जो है 1924 में सबसे पहले ये एएसआई ने की थी। उस टाइम जो एएसआई के जो डायरेक्टर जनरल थे वो मिस्टर जॉन मार्शल थे। तो जॉन मार्शल ने ये सबसे पहले अनाउंस किया था अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑन द अर्थ। चलिए, तो ये बातें होगी। इसके साथ साथ ध्यान दें, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट भी बनाया है जिसका नाम क्या है? एंशिएंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। इसको अप्लाई करता है, इसको कंप्लाई करता है हमारा एएसआई। और इसके साथ साथ इस एक्ट को 2010 में अमेंड किया गया ताकि जितने भी हमारे मोन्यूमेंट्स हैं उनमें किसी भी तरह का कोई अल्टरेशन ना हो। इसके लिए दिस एक्ट वाज अमेंडेड इन 2010। तो ध्यान दें, मैंने बोला आपको कि इंडियन गवर्नमेंट ने एंशिएंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958 में पास किया और इसको अमेंड किया 2010 में। और इसकी जो अप्लाई है, इसको जो एक्सिक्यूट करता है वो हमारा करता है एएसआई, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। और कल्चर जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कंकरेंट लिस्ट में मौजूद है। इसके साथ साथ ये ध्यान रखें कि जो हमारी ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है बहुत पुराना है। ब्रिटिशर्स के टाइम में 1861 में कुनिंघम ने सबसे पहले एएसआई को एस्टैब्लिश किया था। और इससे भी अगर हम पीछे जाएं तो और भी ज्यादा पीछे 1784, ये बड़ी फेमस इंपॉर्टेंट डेट है। 1784 में विलियम जोन्स ने जो है वो एशियाटिक सोसाइटी को एस्टैब्लिश किया। और सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी ने जो है वो हमारे जो ओल्ड स्क्रिप्चर्स थे उनकी स्टडी करके और उनको इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश करना शुरू किया। उसी से जो है हमारी कंट्री के अंदर, हमारी स्क्रिप्चर्स के अंदर, हमारी जो कल्चर है उसके अंदर लगातार इंटरेस्ट लोगों का बढ़ता गया थ्रू आउट द वर्ल्ड। और फिर साथ साथ ये हमारा एएसआई भी एस्टैब्लिश हो गया। इसने भी कई जगह एक्सप्लोरेशन करके जो अशोक पिलार है वो है, बुद्धिस्ट जो स्तूपा है वो है, और बहुत सारी जो है जो हमारी ओल्ड टाइम की कल्चर्स थी उनको जो है लगातार एक्सप्लोर करके और लोगों के सामने रखा है। तो ये दो बातें होगी, ध्यान दो। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भगवत गीता और नाट्य शास्त्र का, दैट हैज बीन इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्को मेमोरी लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, कि जरूर आपको किसी ना किसी एग्जाम में मिलेगा, तो इसलिए इसको ध्यान रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये हमारा 17 अप्रैल को डिक्लेयर किया उन्होंने दिस ईयर।
और 18 अप्रैल को जो है हम वर्ल्ड मोन्यूमेंट डे मनाते हैं। वर्ल्ड मोन्यूमेंट डे में या वर्ल्ड मोन्यूमेंट डे या वर्ल्ड हेरिटेज डे भी आप इसको कह सकते हो। दूसरा नाम क्या है इसका? वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज डे ये सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 18 अप्रैल। ये भी यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज है। तो इससे ठीक एक दिन पहले ही जो है यूनेस्को डिक्लेयर्ड अबाउट इंस्क्रिप्शन ऑफ आवर भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र इन देयर मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। तो ये तो बातें होगी आपकी इंपॉर्टेंट, जो हमारी आर्कियोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो हमारे मोन्यूमेंट से रिलेटेड हैं। इसको हम वर्ल्ड हेरिटेज डे को इंटरनेशनल डे फॉर मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स भी कहते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स। तो ये हो गया स्टूडेंट, ये 18 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में केवल इन दो चीजों को, इन दो स्क्रिप्चर को ही जो है अब की बार इंस्क्राइब किया है, बल्कि उन्होंने अब की बार लगभग 74 एंट्रीज को इंक्लूड किया है। किसमें? जो उनका मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है उसमें उन्होंने 74 एंट्रीज ली हैं, और इन्हीं 74 एंट्रीज में हमारी भागवत गीता और नाट्य शास्त्र भी इंक्लूडेड है। अब ज्यादातर जो ये इन्होंने एंट्रीज ली हैं उनके बारे में कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह की हमारी भगवत गीता और नाट्य शास्त्र हैं, कुछ और भी उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज ली है, जैसे कि जनेवा कन्वेंशन। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जनेवा कन्वेंशन एक नहीं बल्कि बहुत सारी कन्वेंशन जो है ये इसमें आती हैं, और इन सारी कन्वेंशन का जो बेसिक उद्देश्य है, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द कन्वेंशंस ऑफ दैट आर कॉल्ड जनेवा कन्वेंशन। दे आर एम्ड टू रिड्यूस द बारबेरिटी इन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। जो इंटरनेशनल वार होते हैं उनके अंदर कोई किसी प्रकार की बारबेरिटी ना हो। उसके दौरान भी जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के हों, चाहे वो अपने कंट्री के हों या एनिमी कंट्री के हों, दे शुड बी हैंडल्ड विद देयर ह्यूमन राइट्स इन देयर माइंड। जो उनके ह्यूमन राइट्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनको हैंडल करा जाए। उनके साथ किसी भी तरह का बारबेरिज्म या कोई भी हॉरिफिक एक्ट ना कमिट करा जाए। तो इसलिए इसके लिए जनेवा कन्वेंशंस हुई, कई सारी कन्वेंशंस हुई। ये 19th सेंचुरी से ही शुरू होगी थी। तो उन सबको भी जो हमारा वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर है यूनेस्को का, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। एक और है इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, वो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आप जानते हो कि 10 दिसंबर को 10th ऑफ दिसंबर एवरी ईयर ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द यूनाइटेड नेशंस एक्सेप्टेड ह्यूमन राइट्स एज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये काम उन्होंने कब करा? 10th दिसंबर 1948 में। 1948 में जितने भी हमारे यूएनओ के मेंबर हैं, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, सब ने जो है इस बात को एक्सेप्ट करा कि वी हैव टू एक्सेप्ट एंड टू यूज देम व्हेनेवर वी कंडक्ट विद अदर पीपल, क्या? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये भी जो है इन 74 एंट्री का ही जो एक पार्ट है, जो कि इस साल में यूनाइटेड नेशंस यूनेस्को यूएनएसयू जो इस साल में यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने अपने जो वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर है उसमें इसको भी इंट्रोड्यूस किया, उसको भी इंस्क्राइब किया है। तो दो चीजें होगी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है
जो डार्विन, चार्ल्स डार्विन वाज ए ब्रिटिशर्स इंग्लिश पर्सन एंड ही वाज रेस्पॉन्सिबल टू गिव अस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। चार्ल्स डार्विन ने हमें थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया। इसको हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इवोल्यूशन कैसे होता है नेचर के अंदर, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, दैट वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। तो इनके भी जो चीजें थी वो सब भी जो है वो इन 74 एंट्री में ही आती हैं। और डार्विन की बड़ी फेमस बुक थी द ओरिजिन, और दूसरी थी इनकी डिसेंट ऑफ मैन, डिसेंट ऑफ मैन। तो ये दोनों बुक्स भी और साथ साथ और जितने भी इनका रिटिन जो डॉक्यूमेंटेड मटेरियल था, दैट हैज आल्सो इंस्क्राइब्ड इन द वर्ल्ड रजिस्टर ऑफ मेमोरी इन यूनेस्को। तो ये दो चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना आपको, देखो रोएंटजन, रोएंटजन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड एक्सरेज। रोएंटजन ने एक्सरेज को डिस्कवर किया, और इसको डिस्कवर करने के लिए, क्योंकि बड़ी रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी, 1901 का सबसे पहला जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज था, दैट वाज गिवन टू कोनराड रोएंटजन। ये जर्मन साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने एक्सरेज को डिस्कवर किया रोएंटजन ने। सबसे पहला फिजिक्स का नोबेल प्राइज 1901 में वो इन्हीं को अवार्ड किया गया। तो इनके भी जो एक्सरेज थे उस टाइम के, वो भी इंस्क्राइब किए गए हैं यूनेस्को की मेमोरी वर्ल्ड रजिस्टर के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताया, मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। देखिए अब की बार मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में भगवत गीता, उसके साथ साथ नाट्य शास्त्र, भगवत गीता वेद व्यास ने लिखी है। कहाँ पे है ये? इट इज प्रेजेंट इन द महाभारत एपिक। और जो हमारा नाट्य शास्त्र है वो भरत मुनि ने लिखा है। दोनों के दोनों जो है संस्कृत के बहुत इंपॉर्टेंट बड़े फेमस स्क्रिप्चर्स हैं। दोनों की एंट्री हुई, और उसके साथ साथ और भी कुछ एंट्री थी, जैसे कि जनेवा कन्वेंशन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, रोएंटजन की एक्सरेज हैं, और डार्विन की जो है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारी हेरिटेज है, डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज है। दैट्स व्हाई दे हैव बीन इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये तो हो गया एक टॉपिक जो कि आपको जरूर मिलेगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना। अभी और भी कुछ बातें कर लेते हैं। उसके अलावा दूसरी बात हम जो करेंगे वो करेंगे आपकी एक इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, एंड इट इज हेडक्वार्टर्स इन लंदन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ये लंदन में हेडक्वार्टर्ड है, और ये पूरी दुनिया में जो भी हमारी शिपिंग लेन है, जो भी हमारा शिपिंग ट्रेड है, जो हमारा शिपिंग ट्रांसपोर्ट है, उसको कंट्रोल करता है, उसको मॉनिटर करता है, उसको रेगुलेट करता है, उसको कन्वीनियंट बनाता है, उसको सस्टेनेबल बनाता है, उसमें जो सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर है वो लेता है, और साथ साथ जो है जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं उनके डेवलपमेंट के लिए किस तरह से जो है शिपिंग ट्रेड को इम्प्रूव किया जा सकता है, वो सब काम ये हमारे किसके हैं? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंटरनेशनल एक इंस्टीट्यूशन है, एक स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन है यूनाइटेड नेशंस की। तो मैं इसका नाम आपको क्यों लिया? इसका नाम इसलिए लिया, इट इज द फर्स्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन that has made a legally binding agreement to reduce greenhouse gases. मैंने बोला इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रिपेयर्ड एंड एक्सेप्टेड ए ब्लूप्रिंट ऑफ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट दैट प्रोवाइड अस द वे टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड टू अचीव टारगेट ऑफ जीरो कार्बन एमिशन बाय द ईयर 2050 और अराउंड द ईयर 2050। ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, देयर आर अराउंड 176 मेंबर एट प्रेजेंट
इन द IMO। ये कहता है कि हमने ऐसा ब्लूप्रिंट बना लिया है, ऐसा लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बनाया है कि अप टू ईयर 2050 वी विल बी जीरो कार्बन एमिशन इंडस्ट्री। या मैं कार्बन को हटा के यहां लिख देता हूं जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंडस्ट्री। एक्चुअली एट प्रेजेंट जो हमारी शिपिंग इंडस्ट्री है वो लगभग एट प्रेजेंट शिपिंग इंडस्ट्री contribute shipping industry contributes about 3% of total greenhouse gas emissions. At present, shipping industry at international level contribute about 3% of the total greenhouse gases emission। बहुत बड़ा ये अमाउंट है 3%। तो इसको IMO ने इस तरह का लीगली बाइंडिंग एक एग्रीमेंट एक्सेप्ट किया है कि इस एमिशन को वो 2050 तक या इसके आसपास तक, आइदर अप टू 2050 और अराउंड 2050, द टारगेट इज टू अचीव 0% ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो ये तो टारगेट हो गया। और इन्होंने ये जो ब्लूप्रिंट बनाया वो ब्लूप्रिंट क्या बनाया है कि 30% रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज अप टू 2030। उसके बाद में 80% रिडक्शन अप टू 2040 और 100% रिडक्शन अप टू 2050। ध्यान दें, द ब्लूप्रिंट prepared by the International Maritime Organization and legally accepted by all its members, they are around 176. They have accepted that up to 2030 we have to reduce greenhouse gas emission at least 30% of what is at present being released into the atmosphere, and up to 2040 this emission will be reduced up to 80% of the present level, and by the year or around the year 2050 100% reduction in the emission of greenhouse gases, so that the industry will become zero emission industry by the year 2050. It is the first international industry which has made such a agreement, legally binding agreement। तो ये दुनिया की सबसे पहली इंटरनेशनल इंडस्ट्री है जिसने इस तरह का एग्रीमेंट जो है वो तैयार किया है और लीगली एक्सेप्ट भी किया है, एक्सेप्ट द USA which did not take part in this preparation of this blueprint and this agreement and did not accept this legally binding commitment। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि ये जो मैंने स्टूडेंट ये लिखा है ग्रीन हाउस गैसेज, ये ग्रीन हाउस गैसेज क्यों क्या है एंड व्हाई दिस इंडस्ट्री वांट्स टू रिड्यूस और टू मेक देयर एमिशन टू द 0% लेवल। तो ग्रीन हाउस गैसेज, सबसे पहले देखिए ग्रीन हाउस क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं इसको, GHE, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस बाय विच सम ऑफ द molecules in our atmosphere absorb radiations that are coming back from the earth and then again release them towards the earth so that this process causes heating of the earth and this is called greenhouse effect। ये हमारी अर्थ है, सन रेज आ रही हैं, सन रेज में कुछ तो विजिबल पार्ट होता है और कुछ पार्ट होता है वो जो जिसको हम देख नहीं सकते, उसको कहते हैं इंफ्रारेड। ये हीट रेडिएशन होते हैं, इंफ्रारेड और हीट रेडिएशन। ध्यान दें, जो हमारी लाइट आती है उसके अंदर अलग अलग वेवलेंथ की जो रेज होती हैं वो होती हैं। तो हम केवल यहाँ इंफ्रारेड वेव्स के बारे में बातें करेंगे जिनको हम हीट रेडिएशन भी कहते हैं एंड दे आर नॉट विजिबल बाय आवर आइज। और इनका जो वेवलेंथ होता है
वो लगभग समझिए आप 700 नैनोमीटर अप टू 1 mm। इस वेवलेंथ के जो रेडिएशंस होते हैं सन से आने वाले स्टूडेंट्स, उनको हम कहते हैं इंफ्रारेड और हीट रेडिएशन। ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। नैनोमीटर और ये मिलीमीटर दोनों अंतर है, ये ध्यान देंगे। 1 मिलीमीटर जो है स्टूडेंट ध्यान दो इज इक्वल टू 10⁶ नैनोमीटर। नैनोमीटर काफी छोटा होता है। देखिए 400 नैनोमीटर से ये नोट कर लें आप, और 700 नैनोमीटर तक के वेवलेंथ जो होते हैं वो विजिबल लाइट कहलाते हैं। उनके अंदर हम देखते हैं, वो हमें दिखाई पड़ते हैं, तो इसको विजिबल लाइट कहते हैं। इस वेवलेंथ को कितना 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। लेकिन 700 नैनोमीटर से भी जब बड़े होते हैं जो रेडिएशंस, खासकर 1 mm तक के, उनको हम इंफ्रारेड रेडिएशन या फिर हीट रेडिएशन कहते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इस तरह के रेडिएशंस आ रहे हैं सन से, या फिर इस तरह के रेडिएशन जो वापस आ रहे हैं धरती से, उनको ये ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब करके और दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं अर्थ के ऊपर, जिससे कि दिस लीड्स टू द हीटिंग ऑफ द अर्थ। और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए इस बात को। सम मॉलिक्यूल्स और सम गैसेस प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर आर रेस्पॉन्सिबल टू एब्जॉर्ब हीट रेडिएशंस that are coming back from the earth, and they release them again towards the earth. This releasing of the excess heat radiations towards the earth surface causes heating of the earth surface, and this is called greenhouse effect. और इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या है, इट इज वेरी यूजफुल फॉर अस एट प्रेजेंट। ध्यान दें स्टूडेंट, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज यूजफुल इन नेचुरल कंडीशंस। क्योंकि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर से ना होता, ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में ना होती, तो एट प्रेजेंट द अर्थ में हैव बीन टेम्परेचर ऑफ -18°C। बिना ग्रीन हाउस गैसेस के एटमॉस्फेयर में हमारा टेम्परेचर कितना हो जाएगा अर्थ के ऊपर, -18°C। लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से एट प्रेजेंट जो है वो अर्थ हैबिटेबल है, और उसका प्रेजेंट जो एवरेज टेम्परेचर है वो है +15°C। तो ग्रीन हाउस गैसेस आर यूजफुल फॉर अस बिकॉज दे मेक आवर प्लेनेट हैबिटेबल बाय इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर फ्रॉम -18°C टू 15°C। बट हियर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट बैंड इन द आंसर। और बैंड आंसर में क्या है, वो ये है स्टूडेंट कि अब जो इंक्रीज हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज, उसकी वजह से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो इससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। भाई टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन आवर एटमॉस्फेयर। ध्यान दें, बिकॉज ऑफ द मोर रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर देयर इज ग्रेटर डिग्री ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन आवर अर्थ, एंड दिस ग्रीन हाउस ग्रेटर या इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट is causing increase in temperature, and that process is called global warming। ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है स्टूडेंट। क्यों हो रही है ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि हम जो है अपने एटमॉस्फेयर में ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, अब से पहले बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देयर वाज ए नॉर्मल बैलेंस इन आवर एटमॉस्फेयर, एंड ग्रीन हाउस गैस वर नॉट सो मच concentrated. That's why the temperature of the earth was very good at around +15°C average of the year, but because of increased emissions of greenhouse gases, this temperature is going upward, and it is case of serious concern because the global warming is causing climate change। अब climate change हो रहा है, and the climate change is very disastrous for the survival of human and all other living organism on this earth. So that's why it is serious concern matter regarding increasing temperature of the earth and consequently climate change that is happening everywhere on the earth, that we have to decrease, we have to control the emissions of greenhouse gases. So let us see which are the greenhouse gases। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है,
सबसे पहले और सबसे ज्यादा CO2, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ fossil fuels are being burnt in different our industries and our transport system. That's why a huge amount of carbon dioxide is being released in our atmosphere, which is causing increased frequency of the greenhouse effect. दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 का मतलब मीथेन। तीसरा इंपॉर्टेंट है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। हालांकि कम परसेंटेज है इसके एटमॉस्फेयर में, लेकिन इन दोनों के मुकाबले कई गुना ज्यादा जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इट इज मोस्टली रिलीज्ड बाय द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन आवर एग्रीकल्चर सेक्टर एंड आल्सो डूइंग द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन आवर ट्रांसपोर्ट सेक्टर। जब हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं तो बिकॉज ऑफ द वेरी हाई टेम्परेचर एंड बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द नाइट्रोजन इन आवर एटमॉस्फेयर, द नाइट्रोजन इज गेट ऑक्सीडाइज इन द फॉर्म ऑफ N2O। जब हमारी गाड़ियों के इंजन में पेट्रोलियम जलता है तो उस पेट्रोलियम के जलने की वजह से जो बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो वहां उसके आसपास की जो एयर होती है उसमें जो नाइट्रोजन होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये N2O बना देती है, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं इसको, और ये फिर जो है एक सीरियस ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करती है। उसके अलावा हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनको पहले हम फ्रीजर्स में हेलोन बनाने में इस तरह से यूज करते थे, खासकर लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो ये भी जो है बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट पर प्रोड्यूस करते हैं। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये इनका रिप्लेसमेंट लेके आए हम, क्योंकि ताकि हम ये हमारी ओजोन को भी नुकसान कर रहे थे, तो ओजोन डिस्ट्रॉय ना हो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में, उसके लिए इनको बदला गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन लाए, लेकिन ये इनसे भी ज्यादा जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट कर देते। उसके साथ है SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये 6 ऐसी गैसेज हैं कि जो एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस प्रोड्यूस करती हैं। कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की है, इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल भी कार्बन डाइऑक्साइड है जो एटमॉस्फेयर में बहुत टाइम तक रहती है। तो सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, यानी कि सबसे ज्यादा जो हीटिंग है अर्थ की, वो कार्बन डाइऑक्साइड से हो रही है। बाकी ये सब भी करती हैं। अब ये CH4 जो मीथेन जो है, जहां भी हमारी ये पेट्रोलियम के कुएं हैं, जहां भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है या फिर जहां भी नेचुरल गैस का यूज होता है, वहां से बहुत सारी मीथेन लीक होती है। तो इस तरह से मीथेन हमारे एटमॉस्फेयर में जा रही है। इसके साथ साथ हमारे जो हर्बीवोर एनिमल हैं, ध्यान दें, हमारे हर्बीवोर एनिमल हैं, उनकी जो स्टमक होता है, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वहां पे खास किस्म के माइक्रोब्स होते हैं जिनको मीथेनोजन कहते हैं। तो वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। तो बहुत सारा जो मीथेन का एमिशंस है, दैट इज बाय द डेयरी सेक्टर, बाय आवर हर्बीवोर एनिमल्स। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें जहां से कि मीथेन निकलती है, खासकर जो हमारी ऐसी लैंड है कि खासकर ऐसी जगह है जहाँ पे कि बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो रहता है और वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहाँ भी बहुत सारी जो मीथेनोजन है वो रहते हैं एनारोबिक कंडीशंस में और मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मीथेन जो रिलीज होती है दैट इज फ्रॉम आवर पेट्रोलियम सेक्टर। N2O मैंने अभी बताया आपको कि N2O जो है एक्चुअली एक तो फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्री है वो प्रोड्यूस करती है। जब केमिकल फर्टिलाइजर्स का हम यूज करते हैं अपने एग्रीकल्चर फील्ड्स में, तो वहां से बहुत सारी N2O रिलीज हो जाती है। और उसके साथ साथ बहुत सारी N2O जो है वो हमारी जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इंजन में हाई टेम्परेचर पे जो नाइट्रोजन होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्म करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहले हमारे फ्रीजर्स में यूज होते थे, तो वहां से हालांकि ये ओजोन को भी नुकसान पहुंचाते थे, तो इसलिए इनको रिप्लेस किया गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से। लेकिन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी वो ये उनसे भी ज्यादा जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारी SF6 है यानी कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। और ये खासकर जो जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वहां पे ये वहां से रिलीज होती है। एक्चुअली हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, खासकर हाई वोल्टेज इक्विपमेंट जहां होते हैं, वहां पे जो इलेक्ट्रिक स्पार्किंग है उसको रोकने के लिए या फिर उनको इंसुलेट करने के लिए
SF6 का यूज होता है। तो ये जो है ऐसी जगह से रिलीज होती है और जैसे एटमॉस्फेयर में जाती है तो वहां ये बहुत ज्यादा क्या प्रोड्यूस करती है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी मैं लिखूं तो O3 है। O3 का मतलब होता है ओजोन। ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं, इसलिए इसको लिखते हैं O3। तो O3 भी जो है क्या करती है, ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। लेकिन कहां करती है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस? इन ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर ध्यान दें, ट्रोपोस्फियर जो है हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका सबसे नीचे का पार्ट है, जो जिस अर्थ के ऊपर सरफेस के ऊपर हम रहते हैं, ये अर्थ सरफेस है हमारी। तो इससे लगभग 30 किलोमीटर तक जिसके अंदर हम रहते हैं उसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। लेकिन अब वो 30 किलोमीटर कहीं 20 किलोमीटर भी हो सकता है, वो आपका स्ट्रेटोस्फियर आता है। TRATO स्ट्रेटो SPHER। स्ट्रेटोस्फियर तो बना ही जो है वो ओजोन से रहता है। ये ओजोन कोई नुकसान नहीं करती, ये ओजोन कोई यहाँ पे जो है ना हमें कोई अर्थ हीटिंग नहीं कर रही है। लेकिन जब पोल्यूशन की वजह से इस नीचे वाले एरिया में, जिसको हम क्या बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, जिसमें हम रहते हैं खुद, वहां पे ये जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, वहां पे ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करती है। ये भी जो है वो क्या है, हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब करके और उनको दोबारा से अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन हीटिंग ऑफ द अर्थ। इसके अलावा ये इन सभी को आप जो है पोल्यूटेंट भी कह सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारी हेल्थ के लिए भी नुकसान करते हैं। खासकर ये फोटो ऑक्सीडेशन कर देती है, प्लांट्स एनिमल दोनों को नुकसान करती है। ये भी काफी नुकसान किया हमारे लिए। N2O भी बड़े नुकसान की है, CH4 भी जो है नुकसान की है। ये हमारे जो एयर पोल्यूशन है उसके बड़े हार्मफुल कंपोनेंट हैं, CH4, N2O, आपका SF6 और O3। इनको जो है आप जब हम नेशनल एयर क्वालिटी पढ़ेंगे वहां पे इन चीजों को भी पढ़ेंगे। लेकिन ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो अल्टीमेटली क्या करती हैं, दे इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। टेम्परेचर इंक्रीज कैसे करती है कि जितनी भी हीट जो है वो अर्थ के ऊपर आके गिरती है, 100% हीट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होनी चाहिए। अगर हीट जो है यहाँ आके रुकने लगेगी तो लगातार धरती का जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा और इट विल नॉट बी एबल टू हैबिलिटेट द ह्यूमैनिटी एंड अदर लिविंग ऑर्गन्स एट इन दैट केस। तो इसलिए होता क्या है, जितनी हीट आती है अर्थ के ऊपर उतनी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। लेकिन क्या है, ये जो गैसें मैंने बताई आपको, ये हमारे एटमॉस्फेयर में जब एक्स्ट्रा अमाउंट में रिलीज हो रही हैं तो ये क्या कर रही हैं, ये आउटगोइंग हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं, आउटगोइंग हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं और इनको दोबारा से फिर रिफ्लेक्ट कर देती हैं। तो बहुत सारे रेडिएशंस जो है दोबारा फिर अर्थ सरफेस से टकराते हैं। तो इस तरह से लगातार जो है वो रिपीटेड हीटिंग होती है अर्थ सरफेस की, और इससे अर्थ सरफेस के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए हमारी ये गैसेज रेस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें क्योंकि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की है, तो ये मेनली रेस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा ये भी बहुत हार्मफुल है क्योंकि इनकी थोड़ी सी कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। बट लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस एट प्रेजेंट इन अवर एटमॉस्फेयर, क्योंकि अराउंड 75% ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड। अभी जो है हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है वो 0.03% है। ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, पॉइंट में जब इधर चलूंगा मैं तो और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो इस तरह से इसको कंट्रोल करना है। तो सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा, उन्होंने कहा कि भाई इन गैसों के एमिशन को, जो एटमॉस्फेयर में हम एमिशन कर रहे हैं इन गैसों का, इसको रोकना है, इसको मिनिमाइज करना है। अब जब इसको मिनिमाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है वो हमारी जो है सोल्व हो जाएगी, और हमारा जो क्लाइमेटिक चेंज है उसको कंट्रोल हम कर पाएंगे, जिससे कि हमारा जो अर्थ प्लेनेट है वो रहने लायक की स्थिति में बना रहे और उस पर ज्यादा बड़े जो है डिसास्टर चेंजेस ना आए। तो इसलिए उन्होंने ये करा। अब बात आती है कि इनको कैसे, आप एमिशन को कैसे रोकोगे। तो देखिए, हालांकि हमारी इस वीडियो का सब्जेक्ट नहीं है इस एमिशन को कैसे रोके, लेकिन आजकल जो हमारे एनर्जी के सोर्सेज हैं, जिन जो मेनली रेस्पॉन्सिबल हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिशन के लिए, उनको अगर हम सोलर एनर्जी से ले लें, उनको हम अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी से ले, विंड एनर्जी से लें,
तो उनका हम यूज करें, और साथ साथ जो है एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूज को हम इंक्रीज कर दें, जो हमारे फ्यूल्स हैं उनका जो स्टैंडर्ड है उसको जो है बेटर कर दें। तो इस तरह से धीरे धीरे करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन बिकम जीरो एमिशन कंट्रीज। और इन्होंने क्या बनाया, जीरो एमिशन इंडस्ट्री। किसने, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ। उन्होंने कहा कि भाई जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देना, और प्रीफरेबली जो है वो 1.5 डिग्री के आसपास इससे नीचे रखना है। किससे, एज कंपेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जो प्री इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थी 17th सेंचुरी में, उसके आसपास जो टेम्परेचर था उससे 2 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो दैट विल बी डिसेस्ट्रस फॉर आवर अर्थ। तो कोशिश करें कि इसको हम 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इतना ही होने दें, इससे ज्यादा ना होने दें। ये एग्रीमेंट हुआ कहाँ, पेरिस एग्रीमेंट इसको बोलते हैं, बड़ा फेमस एग्रीमेंट है। क्योंकि 2015 में हुआ क्या, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये ध्यान दें, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसकी हर साल मीटिंग होती है और उन मीटिंगों को हम कहते हैं कोप। कोप की फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी 2015 में, वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पेरिस में हुई और वहां पे एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं पेरिस एग्रीमेंट। और पेरिस एग्रीमेंट ने ये कहा कि भाई जो है किसी भी तरह कोशिश करें हम सब लोग मिलकर, पूरी दुनिया की ह्यूमैनिटी मिलकर, कि हम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करें, ताकि अर्थ के टेम्परेचर को हम ज्यादा ना बढ़ने दें। वी शुड ट्राई अवर बेस्ट टू मेंटेन द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ओनली अप टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और 2 डिग्री से ऊपर तो बिल्कुल भी ना जाने दें। दैट वाज द फाइनल रेड लाइन। उसके साथ साथ ध्यान दें तो ये जो है जो कोप हुई हमारी, इसमें एग्रीमेंट था, और ये कोप थी हमारी 21। जैसे कि एवरी ईयर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है एवरी ईयर ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करती है। तो 21 वाली पार्टी इनकी जो है कॉन्फ्रेंस थी जो पेरिस में, जिन्होंने ये डिटरमाइन किया कि भाई वी हैव टू अचीव ओनली अप टू 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर टू मेंटेन द सस्टेनेबल बैलेंस इन आवर एटमोस्फेयर एंड आवर एनवायरमेंट। तो इसी से रिलेटेड है, इसी के ऑपरेशन में जो है ये काम हो रहा है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात जो हमारी रहेगी वो भी ध्यान दें, एक है कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म। कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म जो है वो, इसको कार्बन ट्रेडिंग भी कहते हैं। ये कार्बन ट्रेडिंग जो सबसे पहले कियोटो एग्रीमेंट या कियोटो कन्वेंशन या कियोटो प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको, कियोटो प्रोटोकॉल। ध्यान दें, ये भी आपको थोड़ा सा अलग सा वर्ड लगेगा। कियोटो एक्चुअली जापान में है। तो कियोटो कॉन्फ्रेंस हुई हमारी, वो हुई 1997 में। तो कियोटो प्रोटोकॉल इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द एमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कियोटो और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों इस तरह से आपको याद आ जाएंगे। तो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के लिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करने के लिए कियोटो प्रोटोकॉल 1997 में हुई। और कहां पे हुई है, जापान में। जापान जो है वो कियोटो इज सिटी ऑफ जापान। तो इन्होंने सबसे पहले जो है ये डिटेल में कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस की। इसमें क्या होता है कि हम जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको एक फिक्स टारगेट देते हैं कि यू कैन नॉट रिलीज मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन द टारगेट गिवन टू यू। और अगर कोई टारगेट से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है तो उसके ऊपर पेनल्टी होती है, उसके ऊपर चार्ज होते हैं, एंड ही हैज टू डिपॉजिट द चार्ज फॉर स्पेशल फंड दैट इज क्रिएटेड फॉर दिस पर्पज। उसके साथ साथ जो लोग कम रिलीज करते हैं, यानी कि मान लो हमारे पास 2 या 3 कंपनी है ए बी सी, हमें इनको मान लो 1000 टन का कार्बन रिलीज करने का, 1000 टन का जो है, इन तीनों एक ही सेक्टर की कंपनी है, इनको कार्बन रिलीज करना 1000 टन
का टारगेट दिया है। अब मान लो इसने जो ए ने 2000 रिलीज कर दिया उसी टाइम में, इन्होंने मान लो 500 रिलीज किया, इन्होंने अपना पूरा कर लिया 1000, तो इसको तो कुछ लेना नहीं ना देना। लेकिन क्या होगा, ये जो बचा है इसके पास टारगेट है 500, तो इसने यूज कर लिया, 500 इसके पास है ना, ये इसको सेल कर सकता है। उसके साथ साथ अगर मान लो इसने भी जो है 500 ही यूज करा, इसके पास 500 बच गया, ये भी इसको सेल कर देगा, तो इस तरह से इसकी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन ये जो पैसा बचेगा अल्टीमेटली इट विल बी हेल्पफुल टू मेक आवर इंडस्ट्रीज एफिशिएंट सो दैट दे रिलीज मिनिमम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर एटमॉस्फेयर। तो इस तरह के जो सिस्टम है उसको हम कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम कहते हैं। कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम भी इसमें वो एक्सेप्ट किया गया कि इस तरह का मैकेनिज्म हम बनाएंगे ताकि हर इंडस्ट्री को अपनी इंडस्ट्री के अंदर एक फिक्स टारगेट करेंगे, लगातार उसको देंगे, जो से ज्यादा रिलीज करेंगे कार्बन उनके ऊपर पेनल्टी, और जो कम रिलीज करेंगे उनको बेनिफिट होगा। और उस साथ साथ उस टारगेट को लगातार धीरे धीरे और कम कम करते जाएंगे, तो इस तरह से जो है वो 2050 तक जीरो हो जाएगा। एंड इन दिस वे इट इज होप्ड दैट इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इज द फर्स्ट international industry which have made legally binding agreement for reducing the emission of greenhouse gases up to zero by the year or around the year 2050। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। ये भी जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि तेजी से कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म जो है वो हर कंट्री एक्सेप्ट कर रहा है, यूज कर रहा है। हमारी कंट्री में बहुत जल्दी ये आने वाली है। अभी वॉलंटरी लेवल पे कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म जो है यूज कर रही है कुछ कंपनियां, लेकिन धीरे धीरे ये लीगली बाइंडिंग हो जाएगी सबके लिए, क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव टू कंट्रोल इंक्रीज इन टेम्परेचर, वी हैव टू कंट्रोल चेंजेस इन आवर क्लाइमेट फॉर आवर सर्वाइवल। तो ये हो गया हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड मैं एक और चीज आपको बताता हूं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस हैं आने के लिए, खासकर इंडिया में। अमरावती, ये नोट कर लें आप, दैट इज कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। देखिए हमारा जो स्टेट है ना आंध्र प्रदेश, इट वाज पार्टीशन इन ईयर 2014। 2014 में इसको दो अलग अलग स्टेट इससे बढ़ा दिए, एक तो पेरेंट आंध्र प्रदेश रहेगा, दूसरा तेलंगाना। तो उसके बाद में जो इसकी पहले कैपिटल थी आंध्र प्रदेश की वो हैदराबाद थी, बट हैदराबाद हैज बीन शिफ्टेड एज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। अब इसके पास कैपिटल नहीं रही, तो इन्होंने अमरावती को जो है सेलेक्ट करा एज कैपिटल, और अमरावती को इस तरह से ये जो है खड़ा करेंगे, रेज करेंगे कि इट विल बी 100% ग्रीन फील्ड कैपिटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। ध्यान दें, अमरावती इज टू बिकम फर्स्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड एज ग्रीन फील्ड कैपिटल। नो एमिशन फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट और एनी इंडस्ट्री, ऑल द एनर्जी दैट विल बी यूटिलाइज्ड विल कम फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। सारी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगी, किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसी फोसिल फ्यूल से नहीं आएगी। तो ये ग्रीन फील्ड कैपिटल सिटी सबसे पहले दुनिया का, ये हमारे कंट्री का बहुत प्राउड है कि ये आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनेगा और इसका नाम होगा अमरावती। अमरावती अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड में इंडिया के अंदर जो सातवाहन किंग्स होते थे, सातवाहन डायनेस्टी के अंदर अमरावती वाज देयर कैपिटल, अमरावती उनकी कैपिटल रही है। उसके बाद में ये बुद्धिज्म का बहुत बड़ा सेंटर जो है बहुत बड़े लंबे टाइम तक रहा है। इवन इट वाज आल्सो ड्यूरिंग द पीरियड, बहुत लंबे टाइम तक अमरावती जो है वो बुद्धिस्ट एजुकेशन का, बुद्धिस्ट कल्चर का, बुद्धिस्ट रिलीजन का एक जो है इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है। बहुत सारे वहां पे अमरावती स्तूप और बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस रिलेटेड टू द बुद्धिज्म जो है दे हैव बीन फाउंड फ्रॉम द अमरावती। तो ये बातें होगी अमरावती की। तो स्टूडेंट्स आपने देखा इस वीडियो में हमने आपसे बातें की, एक तो जो मेमोरी वर्ल्ड रजिस्टर है यूनेस्को का, जहाँ के डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज को जो है वो कंजर्व करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, लोगों के अंदर उसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो एक तो वो देखा आपने कि 17 अप्रैल को हमारे कंट्री से
भागवत गीता और नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि जी ने लिखा है उन दोनों को इंस्क्राइब कर दिया गया है। और 18 अप्रैल को हमें भी बड़ा अच्छा लगा जब हमने जो है सेलिब्रेट किया वर्ल्ड हेरिटेज डे। हर साल जो है ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके साथ साथ आपने देखा कि और बहुत सारे इंस्क्रिप्शन जो है ना वो लिए गए, अराउंड 74 एंट्रीज उसमें की गई हैं। उनमें से जनेवा कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय यूनाइटेड नेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रोएंटजन बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स डार्विन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरी जो है जो जिसने जो है ह्यूमन प्रोग्रेस को आगे बढ़ाया बहुत तेजी के साथ और ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बड़ी आउटस्टैंडिंग रही, वो सब एंट्री जो है उसमें की गई है। उसके बाद में आपने देखा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि किस तरह से इन्होंने 2050 तक क्या किया है, टारगेट बनाया है, लीगली बाइंडिंग टारगेट बनाया है फॉर जीरो एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज का। और तीसरा आपने देखा कि हमारा जो अमरावती दैट इज गोइंग टू बिकम द कैपिटल सिटी ऑफ द आंध्र प्रदेश, दैट विल बिकम ग्रीन फील्ड कैपिटल इन द वर्ल्ड, फर्स्ट ग्रीन फील्ड कैपिटल इन द वर्ल्ड। इसमें जितनी भी एनर्जी खर्च होगी, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी, दैट विल कम फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। तो ये चीजें हैं। थैंक यू। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम जो है आपके लिए लाएंगे एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार का। काफी सारी कंट्रोवर्सीज हैं उसमें, इंटरनेशनल लेवल पे उसका जो है जो इश्यू है बहुत बड़ा खड़ा गया है, तो उसके बारे में बातें करेंगे। इस वीडियो में यहाँ तक इतना ही। एक बार फिर हम आपको बताते हैं कि जो भी आप किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अगर आपके बच्चे चाहते हैं या आप चाहते हो कि हमारे बच्चे आगे चल के सिविल सर्विसेज में जो हाईएस्ट पोजीशन है वो गेन करें और जल्दी से जल्दी गेन करें, तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, इनको देखें। और अगर हमें हमारे से बात करनी है इस बारे में किसी प्रकार की टीचिंग के लिए दिल्ली में खासकर, तो हमें जरूर आप कॉन्टेक्ट करें। हमारा जो नंबर है वो नोट कर लें आप, 9953270181। ये जो हमारा सर्विस है ये 100% फ्री सर्विस है, इसका कोई भी चार्ज किसी प्रकार का हमारी तरफ से नहीं है। खासकर जो ऐसी फैमिलीज हैं जो किसी भी तरह की जो फीस हैं कोचिंग सेंटर्स की वो पे नहीं कर सकती, तो दे कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर फॉर देयर easy and fast success in their competitive exam to become a very important member of the Indian society and in the of the Indian governance। तो ये नंबर नोट कर लें। हमारी वीडियो को लगातार शेयर करें, इनको जो है आप सब्सक्राइब करें और इनको ध्यान से देखें। और अगर कहीं किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप हमें जरूर कर दें, ताकि हम आपको उस आइटम पे उस टॉपिक पे सारी चीजों को बहुत क्लियरली रख सके। थैंक यू।